स्वागत है आपका। सबसे पहले सत्ता में हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। लेकिन जो पहली बड़ी खबर आ रही है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आज की पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, नए साल को लेकर एक अजीब सी चीज सामने आई है। आज पहले आपको न्यू ईयर वाला ऐसा फतवा दिखाएंगे जिसमें बड़ी फायर है। बरेली के मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को हिदायत दी है कि नए साल का जश्न ना मनाएं, नहीं तो वो गुनहगार होंगे। वैसे इस पर मौलाना और मौलवियों के बीच ही कलेश हो गया। इसके बाद दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना वाला कलेश भी दिखाएंगे। केजरीवाल ने ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद इमाम केजरीवाल के घर क्यों पहुंच गए, यह भी बताएंगे। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर है। एलजी ने सीएम आतिशी को एक लेटर लिखा है और उनकी तारीफ की है। एलजी ने लेटर में लिखा है कि 2.5 साल में पहली बार दिल्ली में सीएम को काम करते देखा है और आतिशी को वो अस्थाई मुख्यमंत्री कहे जाने से आहत है। जम्मू कश्मीर में छुट्टियों पर विवाद हो गया है। यहां अगले साल की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इससे शेख अब्दुल्ला की जयंती की छुट्टी गायब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है और कश्मीर के इतिहास को उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन न्यूज मित्रों के लिए भी एक जानकारी जरूरी है जो न्यू ईयर मनाने के लिए मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मनाली की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और लोग बीच रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए अगर आप भी ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के बाद ही घर से निकलें। आज स्पेस की सत्ता वाला एक शुभ समाचार भी है। इसरो रात 10 बजे स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज से ट्रैवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को मिलाया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और आज एक कुंजी उस फैसले पर जिसे लेकर भारत के क्रिकेट फैंस में बहुत गुस्सा है। क्या भारत मेलबर्न टेस्ट एक बांग्लादेशी अंपायर की वजह से हार गया? यशस्वी जायसवाल को अगर गलत आउट ना दिया जाता तो क्या यह हार टल सकती थी? ऐसे कई सवाल क्रिकेट वाली कुंजी में। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात नए साल यानी 2025 की, जिसमें दुनिया 29 घंटे बाद प्रवेश करने वाली है। लेकिन भारत में इस नए साल का जश्न एडवांस में मनाने पर कलेश हो रहा है, फतवे जारी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है। यह बात और है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में नए साल का स्वागत बड़े स्वैग के साथ किया जाता है, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, कट्टर पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया हो, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन भारत में मौजूद कुछ मौलाना और मौलवी मुस्लिमों को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दे रहे हैं। उनके लिए लंबे चौड़े फरमान जारी हो रहे हैं और इनमें यह लिखा गया है कि भारत में मुस्लिम युवा नए साल का जश्न ना मनाएं। नया साल मनाना फख्र की बात नहीं है, इसीलिए ना मनाएं, ना मुबारकबाद दें। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों की मजहबी परंपरा है और गैर मजहबी परंपरा को अपनाना मुसलमानों के लिए नाजायज है। जो मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएंगे वो गुनहगार होंगे। अब इस फतवे पर मुस्लिम समुदाय के अंदर बड़ा कलेश हो गया है। वैसे इस कलेश के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं बरेली के मौलाना, जिनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, जो नए साल का जश्न मनाने वाले मुस्लिम लड़के और लड़कियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल को लेकर जो फतवा जारी किया है उसमें कुछ ऐसे कामों को हाईलाइट किया गया है जो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। इस फतवे के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, सीटी बजाना, लाइट बंद करके दोबारा जलाना, नाच गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, यह सब काम शरीयत की रोशनी में नाजायज है। अब इस फतवे को लेकर मौलाना और मौलवियों के बीच ही ऐसा तर्क वितर्क हो रहा है जिसमें बड़ी आग है। कोई इसे जायज बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने का जरिया है। लेकिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी से मिलिए, जिनकी नजर में नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए
कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में यह साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, यह शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से ऐसा कोई फतवा जारी किया गया हो जिस पर हो रहे विमर्श में बहुत चिंगारियां हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को ऐसे फतवे जारी करने का चैंपियन माना जाता है, शौक है उनके, ये लगता है। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने एक फतवा निकाला था जिसमें लिखा था कि महिलाएं या पुरुष, उनको आईब्रो बनवाना इस्लाम में हराम। इसके बाद मौलाना ने माशाअल्लाह और नाम लिखे नकाब पहनने को शरीयत के खिलाफ बताया था। रुको जरा, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं ये। इसके अलावा शहाबुद्दीन रिजवी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को भी इस्लाम में नाजायज बता चुके हैं। बताइए। और अब इन्होंने नए साल का जश्न मनाना भी मजहब के खिलाफ बता दिया है। इस पर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि पार्टी, म्यूजिक, डांस से अल्लाह नाराज होता है, तो कुछ का तर्क यह है कि ऐसी फतवा फैक्ट्री पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। आजकल जो है फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्रीज चलती हैं। अब ये फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्री उस तरह की हो गई है कि जैसे ठेले पे सब्ज़ी लोग बेचते हैं कि सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, उसी तरह से ये फतवे बेचते घूमते फिरते हैं। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की ज़रूरत है। मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी निजी राय है, फतवा नहीं है, क्योंकि फतवा हमारे यहाँ मुफ्ती दे सकता है और वो मौलवी हैं या नहीं है वो जाने। नया साल जब शुरू होता है उसमें आप कह सकते हैं भैया आपका अगला साल जो है अच्छा गुजरे, जो पिछले साल में आपने गलतियां हमसे हुई हैं वो दोबारा ना हो, कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब मौलवी मुल्ला भी ज़रा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, जिनका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सर ये तो फतवा फैक्ट्री है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। जो चीज़ें हराम है उसको भी हराम कह ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल साले नौ का जो जश्न है, ये तो ईद मिलादुन नबी के जश्न को भी लोगों ने मना करना शुरू कर दिया था। ये तो बेदार मुसलमान है। आज मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के नए साल वाले फतवे पर हमने कई मुस्लिम युवाओं से बातचीत की। वो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनकी सोच मौलानाओं की सोच से कितनी समान है या अलग है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। मनाना तो चाहिए, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। मनाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है मनाने में? बहुत बढ़िया जी, एंजॉय करना चाहिए। जी हाँ, नया साल जैसे बिल्कुल मनाना चाहिए। नया साल हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेके आता है हमारे लिए। हमारे जो शरीयत के अंदर है, हमारे एतबार से तो इसको मना किया जाता है। हमारा जो आता है वो मुहर्रम आता है, यानी इस्लामी महीना, वो हमारा निकल चुका है। तो इस एतबार से हम तो कहते हैं अगर जिसका एतबार है वो बनाए। कि बहुत ऐसा होमोजेनस कल्चर हो गया है, क्योंकि हम भी उनका सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारा सेलिब्रेट करते हैं। वैसे फतवे का खेल सिर्फ भारत में ही नहीं खेला जा रहा है।
बल्कि फतवे और फरमान जारी करने वाले बड़े बड़े चैंपियन तालिबान में भी बैठे हुए हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुल्मों पर एक पूरी की पूरी किताब छापी जा सकती है। अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान ने वहां रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को पहले से ही नरक बना रखा है, और अब यह फरमान निकाला गया है कि जिन घरों में महिलाएं रहती हैं उनमें खिड़कियां नहीं होंगी। जबकि एक अन्य आदेश में अफगानिस्तान सरकार ने सभी एनजीओ को आदेश दिया है कि वो महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, वरना उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब तालिबान के लोगों को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी सत्ता को अभी दुनिया के कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। देश का दाना पानी दूसरे देशों की मदद के भरोसे चल रहा है, अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटों से घिरी पड़ी है, उसका एजेंडा एकदम साफ है, बस महिलाओं को किसी न किसी तरह से टॉर्चर करते रहना और उनकी सांसों पर भी पहरा लगा देना। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने नए फरमान को लेकर जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों को देखा जा सके। और अगर घरों में ऐसी खिड़कियां पहले से मौजूद हैं तो मकान मालिकों को इनके सामने ईंटों की दीवार बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि तालिबान के मुताबिक महिलाओं को रसोई में, आंगन में या कुओं से पानी भरते हुए देखना अश्लीलता को जन्म दे सकता है। वैसे महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता कोई नई नहीं है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, वहां महिलाओं के लिए कैसे जीना, रहना और घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, वो भी देखिए। तालिबान राज में महिलाएं अकेले यात्रा नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की किसी भी महिला को यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, 6वीं तक के स्कूल जाने पर लड़कियों की पाबंदी है। अफगानिस्तान में महिलाएं टीवी पर नहीं आ सकती, किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती, किसी भी पार्क में नहीं जा सकती और यहां तक कि अकेले अस्पताल भी नहीं जा सकती। अब आपको यह भी बता देते हैं कि महिलाओं पर तालिबानी जुल्म का अगला स्टेज अफगानिस्तान में क्या हो सकता। तालिबान चाहता है कि महिलाएं आजीवन घरों में बंद रहें, अपने सारे सपनों की हत्या कर दें और ताउम्र गुलामों की तरह रहना सीख लें। तालिबान राज में कट्टर फतवों और फरमानों की लिस्ट काफी लंबी है। शायद इस बात पर यह खत्म होगी कि महिलाओं को जीने का अधिकार ही नहीं, सांस लेने की इजाजत ही नहीं और एक मनुष्य के तौर पर अपने अस्तित्व का ही अधिकार नहीं है। यही तालिबानी शासन की सबसे क्रूर हकीकत है और इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। सत्ता में अब शुद्ध राजनीतिक खबरों की ओर रुख करते हैं, जिसमें बात करते हैं एक राजनीतिक दल की तरफ से मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट है, जबकि दिल्ली में मस्जिदों के इमामों के लिए कई महीनों से चला आ रहा सैलरी वेटिंग पीरियड है जो खत्म ही नहीं हो रहा। दिल्ली के इमाम लगातार वेतन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हो रही। आज ये दोनों खबरें दिल्ली की चुनावी राजनीति में ट्रेंड करेंगी। इसके अलावा दिल्ली चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर जो हंगामा हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, इस पर सत्ता की कुंजी होगी। लेकिन शुरुआत दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान से। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज 12 बजे एक और बड़ी घोषणा करूंगा, दिल्ली के लोग बहुत खुश होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे के मुताबिक बड़ी घोषणा कर भी दी। उन्होंने दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। दिल्ली के सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर यानी कल से ही आवेदन किया जा सकेगा। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे कर रही है, ये किसी को कुछ नहीं देने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वालों इस योजना को मत रोकना, बहुत पाप लगेगा। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति में अब यह मुद्दा अगले कुछ दिनों तक ठीक ठाक स्पेस लेने वाला है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले
पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। करने में तो ज़ीरो रहे हैं, धरने में हीरो ज़रूर रहे हैं ये। और इसी तरह से जो करने में ज़ीरो हों, धरने में हीरो हों, तो जब चुनाव आता है तो उसके बाद जो है वादों की फुलझड़ी दिखा करके वादों के लालीपाप के ज़रिए जो है वो फिर से एक बार वोटों को पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इनके सम्मान के लिए सरकार कोशिश कर रही है। ग्रंथी हों या पुजारी हों, इनकी मदद की जाएगी। एक सम्मान राशि 18,000 रुपये महीना इन्हें दी जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि चूंकि इस योजना का ऐलान दिल्ली सरकार ने नहीं किया है बल्कि आम आदमी पार्टी ने किया है, तो इसे लागू कैसे किया जाएगा। TV9 रिपोर्टिंग टीम की आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई है, जिसमें यह निकल कर आया है कि अभी दिल्ली के रजिस्टर्ड पुजारियों और ग्रंथियों का डेटा, कोई सटीक डेटा मौजूद नहीं है। फिलहाल ये चुनावी ऐलान है। पुजारी या ग्रंथी चाहें तो योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पार्टी सभी का अपने स्तर पर रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद असली या नकली का वेरिफिकेशन होगा। चुनाव के बाद दिल्ली सरकार इस योजना के लिए नीति तय करेगी, तभी पैसा मिल पाएगा। अब यह सिर्फ एक ऐलान है। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए तो शुभ समाचार है, लेकिन इमाम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से हर महीने उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार हर महीने वेतन देती थी, लेकिन पिछले 17 महीनों से मस्जिदों के इमामों को वेतन नहीं मिला। अब उन्हें ठंड में दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जबकि इस दौरान वो दूसरी मजहबी जिम्मेदारियां निभा सकते थे। हालांकि दिल्ली सरकार इमामों के मामले में काफ़ी अलर्ट है और त्वरित कार्रवाई भी करती दिख रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड को जल्दी वेतन देने के लिए कहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे हैं दिल्ली के इमाम, और इनकी मांग ये है कि इनकी 17 महीने की सैलरी नहीं मिली तो वो इनको दी जाए। अब हम तंग आ गए हैं, और एक मिसाल मशहूर है कि तंग आए बजंग आए। जब आदमी तंग हो जाता है तो जंग के ऊपर आमादा हो जाता है। अब ये हमारी जंग शुरू होगी, हम यहीं बैठ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारी सैलरी ना मिले। और मुझे पता चला कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से उनका पैसा रुका हुआ है, मगर सरकार जो है वक्फ को कहेगी, आदेश देगी, वक्फ बोर्ड जो है उनकी पैसे भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करे। देखो, ऐसा प्रोटेस्ट करें या ना करें, लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल में वो जो है वो पूरी तरह से उसके चक्रव्यूह में ये लोग फंसे थे। अब उसको छू मंतर करें तब समझ में आएगा कि इनको जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को किस तरह से समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर मदरसों के इमामों को वेतन समय से मिलना चाहिए। 2024 का पूरा वर्ष सैलरी क्रेडिट होने पर आने वाले नोटिफिकेशन के इंतजार में बीत गया था। अब नया वर्ष यानी 2025 आने वाला है, इसमें एक दिन और कुछ घंटे का वक्त बाकी। इधर सैलरी वाला मामला अटका हुआ है तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट पर कलेश है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कह रही है और उनके नाम वोटर लिस्ट से काटने में लगी हुई है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि अलग अलग विधानसभाओं में इतने फर्जी वोटर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि दिल्ली के मोती नगर विधानसभा के करमपुरा मंडल में एक ऐसी जगह है जो अस्तित्व में है ही नहीं, यानी खाली जमीन पर 26 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। इस सब के बीच आज आपके सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पत्नी सुल्तानपुर की वोटर थी, लेकिन उन्होंने वहां से अपना नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दी और दिल्ली का वोटर कार्ड बनवाया। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह की पत्नी दिल्ली और सुल्तानपुर दोनों जगहों पर की वोटर हैं। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने दावा किया है कि 2020 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1,46,000 मतदाता थे, जो अब घटकर 1,06,000 रह गए। 22,000 नए मतदाता बने हैं और पिछले 5 वर्षों में 61,000 वोट काटे गए।
उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये बिना मकान नंबर वाले कई घरों में 10 से लेकर 144 मतदाता हैं। वोटर लिस्ट वाले कलेश पर हमने एक छोटी सी रील बनवाई है, वो देखिए। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो हम भी मंत्र शंत्र सिद्धि करके बैठे हैं। इस बार भूत पकाने का तंत्र हमसे ज्यादा किसको आता है? तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी तुम जितनी बार चिल्लाओगे उतनी बार तुम्हारे सामने लाएंगे। ये है तुम्हारा पाप। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं, बांग्लादेशी कहते हैं। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। कि संजय सिंह जी कह रहे हैं उनकी पत्नी का वोट कट गया है और उनकी पत्नी का एफिडेविट है संजय सिंह जी के राज्यसभा के चुनाव में कि माई नेम इज इनरोल्ड टू 188 सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश स्टेट। तो जब आपका उत्तर प्रदेश में नाम है वोटर लिस्ट में, तो आपका तो दूसरी जगह नाम हो ही नहीं सकता, तो कटने का कोई सवाल नहीं। और अगर आपने 2 जगह नाम लिखवा लिया है तो फिर तो आपको सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की टीम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, उनको पहचान कर करके उनकी वोट काटने का काम कर रही। एक शायर ने कहा है, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर, ए बेखबर शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे तो मेरी हार के। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ये लाइन एकदम सटीक है, जहां ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के चर्चे इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि भारत जिस मैच को बचा सकता था, एम्पायर के एक विवादित फैसले के कारण वो हार गया। विवादित फैसला इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ और कह रही थी, जबकि एम्पायर को कुछ और लग रहा था, और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कैच आउट दे दिया। इसी फैसले को आज भारत की हार की वजह भी माना जा रहा है, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो भारत 140 रन बना चुका था और 70 ओवर का खेल पूरा हो चुका था, यानी भारत को सिर्फ 20 ओवर और खेलना था। यशस्वी जायसवाल के साथ वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे और अंत तक नॉट आउट रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या यशस्वी को विवादित ढंग से आउट न दिया जाता तो भारत मैच बचा लेता, और क्या बांग्लादेशी एम्पायर शरफुद्दौला ने उन्हें गलत आउट दिया है? इस फैसले के लिए एम्पायर ने टेक्निकल एडवांस और इंटेलिजेंस को नजरअंदाज कर दिया। अब समझे कि ये सब कुछ हुआ कैसे। दरअसल यशस्वी जब 84 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के एक बाउंसर पर उन्होंने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे विकेट कीपर के पास गई। फील्ड एम्पायर के नॉट आउट देने के बाद मामला थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा। इस दौरान जब बॉल यशस्वी के दस्तानों और बैट के पास से गुजरी तो स्नीकोमीटर पर कोई हलचल नहीं दिखी, यानी स्नीकों से साफ था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन थर्ड एम्पायर ने इसे नजरअंदाज करते हुए इसे यशस्वी को आउट दे दिया। इसका आधार यह माना गया कि गेंद जब बल्ले से पास होकर गुजरी तो उसकी दिशा बदली और ऐसा बल्ले के संपर्क से हुआ। यशस्वी ने इस फैसले पर विरोध भी जताया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने एम्पायर के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि अगर तकनीकी सबूतों को अनदेखा ही करना है तो तकनीक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। प्रतिक्रिया बीसीसीआई की तरफ से भी आई है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस फैसले को गलत बताया। एम्पायर का यह फैसला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया पर विमर्श का विषय बन गया है। स्टेडियम में कई दर्शकों ने चीटिंग लिखे हुए पोस्टर लहराए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब तक थर्ड एम्पायर के पास फील्ड एम्पायर के फैसले को बदलने का कोई ठोस तकनीकी सबूत ना हो तब तक फैसला नहीं बदला जा सकता। वहीं आईसीसी नियम के मुताबिक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है, यानी जब कुछ स्पष्ट ना हो तो बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाएगा। हालांकि इस पूरी बहस के बीच कप्तान रोहित शर्मा की राय कुछ अलग थी। उन्होंने कहा कि गेंद टच हुई थी, लेकिन तकनीक हमेशा सही नहीं होती। एम्पायर के फैसले के सही गलत वाले इस विमर्श पर
किसने क्या कहा, इस पर एक रील देखिए। Really, I don't know what to make of that because the technology didn't show anything, but with the naked eye, it seemed that he did touch something. So I don't know how the umpires want to use the technology, but in all fairness, I think he did touch the ball. But again, look. It's about the technology which we all know is not 100%. इस मामले में टेक्निकल कमेटी को आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की उस हिसाब से जाए। एक कोई चीज़ तो होनी चाहिए क्योंकि एक फैसले में आप स्नोकोमीटर के हिसाब से गए और दूसरे फैसलों में आपने उसको नहीं माना। वैसे बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो टेक्निकल कमेटी है उसको भी रोहित और विराट की बैटिंग को देखना चाहिए। अब आपको आज का रिमाइंडर दिखाते हैं जिसमें हम इसरो के नए चमत्कार को रिमाइंड कराएंगे। सत्ता के रिमाइंडर में आज इसरो के उस मिशन की बात जो एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इसरो के इस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से करीब 2.5 घंटे बाद रात 10 बजे मिशन लॉन्च होगा जिसका नाम है स्पेडएक्स। लेकिन इसके क्या मायने हैं और ये क्यों जरूरी है, इसको लेकर हमने सरल भाषा में रिमाइंडर वाली एक कुंजी तैयार की है। इस मिशन में PSLV C-60 रॉकेट 2 छोटे-छोटे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और इसरो पहली बार अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा जिसे विज्ञान की भाषा में डॉकिंग कहते हैं और फिर दोनों को अलग किया जाएगा जिसे अनडॉकिंग कहते हैं। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं अभी। लेकिन खास बात यह है कि यह काम पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर दूर होगा और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि अभी तक दुनिया में 3 ही देश ऐसा कर पाए। अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया का 4था देश होगा और इस तकनीक को इसरो ने खुद विकसित किया है, इसीलिए इसरो के पास इस तकनीक का पेटेंट भी है। अब इसरो की इस पूरी तकनीक को विस्तार से समझते हैं। स्पेडएक्स के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होंगे। एक का नाम है चेजर यानी पकड़ने वाला और दूसरे का नाम होगा टारगेट यानी लक्ष्य। इन दोनों का ही वजन करीब 220 किलोग्राम है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर दूर अलग अलग दिशा में लॉन्च होंगे। इस दौरान इनकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके बाद चेजर और टारगेट स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी तो दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। ये पूरी प्रक्रिया डॉकिंग कही जाती है। इसके बाद ये दोनों एयरक्राफ्ट अलग होंगे यानी अनडॉकिंग होगी। ये पूरा मिशन इसरो के फ्यूचर प्लान के लिए बहुत अहम है। भविष्य में इसरो के कई बड़े मिशंस की सफलता स्पेडएक्स पर निर्भर है। यहाँ तक कि चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को पूरा करने के लिए भी स्पेडएक्स की कामयाबी जरूरी है। चंद्रयान 4 मिशन में इसरो अलग अलग उपकरणों के 2 सेट एक साथ लॉन्च करेगा जिसमें डॉकिंग तकनीक जरूरी होगी। ठीक ऐसे ही इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन भी स्पेडएक्स पर निर्भर है। अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए भी एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सफल डॉकिंग और अनडॉकिंग जरूरी है। इसरो ने इसके लिए बहुत तैयारियां की है। इस मिशन में ये स्पेसक्राफ्ट 24 अलग अलग पेलोड भी लेकर जाएंगे जो अलग अलग तरह का रिसर्च करेंगे। इनमें अंतरिक्ष में बीज उगाना और अंतरिक्ष का कचरा इकट्ठा करना भी शामिल है। इस मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिक आज तिरुमला के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और मिशन की सफलता के लिए पूजा की। सत्ता में अब बात दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन की। एक ऐसी ट्रेन जो आपको नई दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा सकती है और दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में। जरा सोचिए, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जितना वक्त आपको ऑफिस से घर जाने में लगता होगा उतने वक्त में ये ट्रेन आपको एक शहर से दूसरे शहर का सफर करा सकती है क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भारत की नहीं, चीन की ट्रेन है और वहां इसका सफल ट्रायल भी हुआ। चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का सफल ट्रायल किया है जिसमें इसकी स्पीड अधिकतम स्पीड करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि आगे इसकी ऑपरेशनल स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
आप इसको ऐसे समझिए कि इसकी स्पीड भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत से 3 गुना ज़्यादा है। इस गति से CR 450 पटरी पर चलने वाली दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। ये चीन में पहले से चल रही CR 400 ट्रेन का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कई बदलाव किए गए। CR 400 की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं अब इसकी स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए इसका वजन 10% कम किया गया है। साथ ही इसके डिज़ाइन में कई ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। चाइना रेलवे का दावा है कि ये ट्रेन पहले से ज़्यादा महफूज है और आरामदायक भी। इसमें मल्टी लेवल ब्रेकिंग सिस्टम और 4000 से ज़्यादा सेंसर्स हैं। हालांकि अभी इसके कई ट्रायल होंगे और ज़रूरी बदलावों के बाद जल्दी से ऑपरेशनल किया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन को लेकर चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ 47,000 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है और ज़्यादातर बड़े शहर इससे जुड़े हैं। चाइना रेलवे का कहना है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क की वजह से तेज़ी से आर्थिक विकास भी हुआ है। आपको बता दें कि भारत में भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम 2027 तक पूरा होने की संभावना है। लेकिन यह भी सच है कि हाई स्पीड ट्रेन के मामले में चीन ने जो स्पीड पकड़ी है उसकी वजह से दुनिया के बाकी देश उससे पीछे ही नजर आ रहे हैं। भारत ने तो अभी इस दिशा में शुरुआत ही की है। अब खबरों की सुई को हिंसा वाले संभल की तरफ मोड़ते हैं, जो हिंसा के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसीलिए आज सत्ता में संभल का तापमान लेने की जरूरत है। जहां कुछ दिन पहले हिंसा वाला सीजन काफी लंबा खिंच गया था, लेकिन अब वहां क्या स्थिति है यह समझना जरूरी है। संभल के बावड़ी से लेकर कुओं, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है और अब वहां निर्माण शुरू हो गया। संभल में जामा मस्जिद के सामने एक बड़ी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। कहने के लिए पुलिस चौकी है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई पुलिस थाने की तरह है। यह करीब 300 गज में फैला हुआ है। यहाँ युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है। करीब 76 मजदूर काम कर रहे हैं। पीएसी को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। एआई के जमाने में हर प्रोफेशनल के लिए टेक्नोलॉजी के साथ चलना बेहद जरूरी हो गया है। कई रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि एआई दुनिया भर में जॉब्स मार्केट को प्रभावित कर रहा है और इसीलिए हर इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल करने वाले और उससे आगे निकल रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एआई के नए नए फीचर्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक एआई फीचर है नोट असिस्ट। ऑफिस मीटिंग में जाते ही मैं अपने फोन के नोट असिस्ट फीचर में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। मीटिंग खत्म होते ही मैं बस ट्रांसक्राइब पर टैप करती हूँ और पूरी मीटिंग का डिस्कशन मेरे फोन पर स्क्रिप्ट के रूप में आ जाता है और इसके बाद मैं इसे एक टैप से समराइज भी कर लेती हूँ और मिनट्स ऑफ द मीटिंग पूरी टीम को सेंड कर देती हूँ यूं चुटकी में। तो अगर आपको भी एआई की दौड़ में रहना है आगे तो यूज कीजिए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 का नोट असिस्ट।